नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं मई माह के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। और जैसा कि मैंने अभी जो एनालिसिस की थी, जेल प्रहरी का जो एग्जाम आया, 4 से 5 क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर के पूछे गए हैं, वो भी सिर्फ 6 महीने से। और गिने चुने करंट अफेयर्स हैं, कोई बहुत ज्यादा करंट अफेयर नहीं है। टोटल मेरे ख्याल से अगर सारे पॉइंट्स देखे जाए तो करीब 50 के आसपास पॉइंट्स होंगे टोटल 6 महीने के। और मैं ये मई माह तक का आपका कवर कर रहा हूँ, और यहीं तक ही आपके जो एग्जाम अभी चलेगा उसमें यहीं तक आपका करंट अफेयर आएगा। जून का करंट अफेयर ज्यादा उसमें नहीं पूछा जाएगा, अगर आएगा तो एक आधी पॉइंट आएगा। तो मैं मई माह तक ही कवर करूंगा। अगर मुझे जून के पॉइंट मिलते हैं, एक्चुअली मुझे जून के कुछ पॉइंट्स मिल नहीं रहे, मैंने काफी सर्च किया है, तो अगर वो मुझे मिल जाते हैं तो फिर मैं जून का भी आपके लिए लेके आऊंगा। बाकी आपका यहाँ तक पूरा लगभग कवर हो जाएगा मई माह तक में, जो भी अभी आपके रिसेंट में जेल प्रहरी वन रक्षक का जो एग्जाम चल रहा है। और इसके अलावा एक बार और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी प्रीवियस वीडियोस जो हैं करंट अफेयर के वो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें। 5 वीडियो हैं पूरे, जिसमें जनवरी से लेके अप्रैल तक के 4 करंट अफेयर की वीडियो हैं, जो मध्य प्रदेश की यही सीरीज है। इसके अलावा एक और जो दूसरा वीडियो है उसमें अवार्ड्स एंड ऑनर्स मैंने सेपरेट डिस्कस किए हैं, इसमें डिस्कस नहीं किए हैं। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जितने भी अवार्ड्स होते हैं, चाहे वो कल्चर अवार्ड हो, चाहे वो आपके स्पोर्ट्स अवार्ड्स हों, तो सारे के सारे अवार्ड्स उसमें मैंने किए हैं। या फिर जो नए अवार्ड्स अभी रिसेंट में जो आए हैं वो सब मैंने उसमें कवर किए हैं, तो उसको आप जरूर देखें, क्योंकि आपके जेल प्रहरी में सिर्फ एमपी जीके और एमपी का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो इसलिए आप थोड़ा सा जिसको जरूर देखें, और इन वीडियोस को आप थोड़ा सीरियस लें। मैं जो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे बता रहा हूँ उनमें से कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आप थोड़ा सा सीरियस होकर इन वीडियोस को देखें। बाकी जो 5 वीडियो है वो लिंक मैंने यहाँ पे हर एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी लिंक देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, एक चीज और मैं बता दूं दोस्तों कि कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने ये इंग्लिश में इसको लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या है, जैसा कंटेंट मुझे नेट पे मिला है मैंने वैसा डाल दिया, लेकिन मैं ज्यादातर चीजें जो हैं वो बता तो आपको हिंदी में ही रहा हूँ। तो थोड़ा सा देखिए, अगर आपको करंट अफेयर जल्दी चाहिए तो थोड़ा सा मतलब इतना कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको हिंदी में टाइप करूं फिर मुझे उसमें काफी टाइम लग जाएगा। मतलब 2-3 दिन में मैं आपको एक वीडियो दे पाऊंगा। इसलिए मैं लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, हर एक चीज को मैं समझा रहा हूं और हर एक चीज को मैं आपको हिंदी में ही बता रहा हूं। तो और बाकी जो पॉइंट्स हैं वो सारे तो मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप थोड़ा सा इस चीज को कंप्रोमाइज करें, समझने की कोशिश करें। चलिए, तो पहला जो हमारा करंट अफेयर है उसको हम देखते हैं। इंडिया ओपन्स स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, अब आर्म्स क्या होते हैं? आपके आर्म्स होते हैं आपके हथियार। तो ये आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपकी मध्य प्रदेश में लगाई गई है इन अ जॉइंट वेंचर विद इजराइल। देखिए, जो भारत की जो कंपनी है पुंजलॉयड लिमिटेड, और इसका जेबी पार्टनर, जेबी मतलब होता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है कि जैसे एक मान लो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट निकला, एक छोटा सा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, या कोई बड़े कंपनी की तरफ से कोई प्रोजेक्ट निकला। अब उसको क्या कर रहे हैं कि एक जो आपकी पुंजलॉयड कंपनी है, पुंजलॉयड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और एक आपकी कंपनी है इजराइल। तो ये कंपनी दोनों देखिए अलग अलग है, ये अलग कंपनी है, ये अलग अलग कंपनी। तो इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज एक कंपनी है आपकी, एक पुंजलॉयड कंपनी है आपकी। ये दोनों कंपनी मिलके एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही है। कंपनी दोनों अलग अलग है, लेकिन ये दोनों मिलके एक प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट के उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। तो कुछ 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, जैसे इनका प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो फिर ये अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके का जो वेंचर होता है इसको बोलते हैं हम ज्वाइंट वेंचर। तो पुंजलॉयड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज IWI। तो ये इन्होंने इसका इनॉग्रेशन कर दिया है कंट्रीज फर्स्ट। अब देखिए, फर्स्ट है तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर स्मॉल आर्म मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन मालनपुर इन मध्य प्रदेश। तो इसी लाइन में देखिए, ये कंपनी, 2 कंपनी, इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग, मतलब छोटे छोटे जो हथियार होते हैं उनकी यहाँ पे बात की जा रही है। और जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश में है। किस स्टेट में बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। और कहाँ बनाया जा रहा है? मालनपुर में बनाया जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो गए। और इसका मेन फोकस किस चीज पर रहेगा? जो छोटे वो छोटे आर्म्स हैं उनको बनाने के लिए रहेगा इस प्लांट में। और एक किसके लिए बनाएंगे? इंडियन डिफेंस फोर्सेस एंड आल्सो फॉर एक्सपोर्ट, मतलब इनको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, बाहर की कंट्रीज में भी इनको बेचा जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा। और इट इज द फर्स्ट टाइम टू गेट इट्स ऑन मेड इन इंडिया स्मॉल आर्म्स। पहली बार है जब इंडिया का बना हुआ हथियार इंडिया में यूज किया जाएगा। आर्म्स के मामले में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मेड इन इंडिया आर्म्स, छोटे छोटे आर्म्स ये होंगे। और इसकी जो टोटल पूरे प्रोग्राम की जो कॉस्ट है वो आएगी 200 करोड़। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो कॉस्ट है आपकी 2 चीजों में डिवाइडेड है एक्चुअली, एक फैब्रिकेशन के लिए और एक असेंबली फैसिलिटी फॉर डिफेंस सिस्टम के लिए, मतलब उनको असेंबल करने के लिए और फैब्रिकेशन करने के लिए। तो दोनों में ये कॉस्ट जो टोटल आ रही है वो आ रही है 200 करोड़।
नेक्स्ट हमारा है पीएम मोदी लॉन्चेस नर्मदा सेवा मिशन इन मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो पूछा गया अभी जेल परेरी में, कल का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया कि जो नर्मदा सेवा यात्रा है उसका समापन कब हुआ। देखिए इससे पहले मैं 2 बार ये पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ, करंट अफेयर में आपको मिल जाएगा, जिनने वीडियो देखा है वो 100% इस क्वेश्चन को सही करके आए होंगे। एक और मेरे पास कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि जो डेट्स हैं वो स्पेसिफाई करिए। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारी मैं कवर करता हूं, लेकिन कई जगह जैसे हमने अभी ये करंट अफेयर डिस्कस किया, यहाँ पे डेट कभी भी नहीं पूछी जाएगी कि ये कब हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जहां पे जैसे ये नर्मदा सेवा मिशन है तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, तो इसकी डेट मैंने इसमें कवर की हुई है। तो आप थोड़ा सा मतलब मैं जो दे रहा हूं आपको वो परफेक्ट करके ही दे रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें टाइम ले रहा हूं। तो आप बिल्कुल ये मान के चलेंगे आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा और आप 100% पूरा क्वेश्चन करके यहाँ से आएंगे। तो देखिए ऑन 15 मई 2017, तो ये जो 15 मई 2017 इस दिन इसका समापन हुआ है, जो नर्मदा सेवा मिशन चल रहा था इसका समापन हुआ है। और किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड नर्मदा सेवा मिशन, इन्होंने लॉन्च किया है इसको, विच एनलिस्ट स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश। मतलब सारा कुछ किस लिए किया जा रहा है? नर्मदा नदी के कंजर्वेशन के लिए किया जा रहा है। और वर्ल्ड का अभी तक का ये इंडिया का तो सबसे बड़ा ही है, वर्ल्ड का भी ये सबसे बड़ा एक मिशन ये बनाया जा रहा है। इतना मास कम्युनिकेशन इसमें हो रहा है, इसमें मास इतने सारे लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं इससे, तो ये सबसे बड़ा है। तो 15 मई को इसका समापन हुआ। और स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 11 दिसंबर 2016 को, 11 दिसंबर 2016 को स्टार्ट, 15 मई 2017 को इसका समापन हुआ। तो इसकी जो समापन की जो मतलब सेरेमनी हुई है, मतलब तो इन्होंने मिशन डॉक्यूमेंट इसमें लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कंडक्टिंग सेरेमनी नमामि देवी नमामि सेवा मतलब नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा, ये है कहाँ? अमरकंटक में इसका उद्गम होता है, यहाँ पर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, मध्य प्रदेश में ये स्टेट में आता है। अब देखिए थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं फिर से एक बार नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की, कि ये जो एक है ये क्यों चल रहा है, ये नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा क्यों चल रहा है? देखिए सबसे बड़ा रीजन है नर्मदा नदी को संरक्षित करने के लिए, प्रदूषण मुक्त करने के लिए ये सब काम हो रहे हैं। और ये जितने भी अभी रिसेंट में करंट अफेयर आएंगे, ज्यादातर करंट अफेयर आपकी इसी के हैं कि क्या क्या संरक्षण के लिए क्या क्या किया गया है, कौन कौन सी चीजें उसमें की जा रही, वो सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं ज्यादातर चीजें, और कुछ हैं जो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी अवेयरनेस के लिए ये चल रहा है, अवेयरनेस कंपेन है जिसमें नर्मदा नदी के कंजर्वेशन को लेकर काफी चीजें की जा रही। लॉन्च किसने किया? मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया 11 दिसंबर 2016 को। कहां से लॉन्च किया? अमरकंटक से। और इसके अलावा एक कोर टीम है इनकी जिसमें 50 सेवक हैं। जो सेवा यात्रा जो चल रही है, तो जो सेवा यात्रा में कौन कौन है? वो सेवक हैं। तो 50 सेवक हैं और इन लोगों ने डिस्टेंस कितनी कवर की है? 1831 किलोमीटर की है ऑन द साउदर्न बैंक, मतलब दक्षिणी तट पे, जो उसका दक्षिणी तट है, और 1513 किलोमीटर जो उसका उत्तरी तट है, पासिंग थ्रू नियरली 1100 विलेजेस एंड टाउन, मतलब 1100 गांव और कस्बों से ये लोग निकले हैं। इसके अलावा अब ये सब तो चल ही रहा है, इसके अलावा वेरियस पब्लिक फंक्शंस एंड इवेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड। अब जो भी अलग अलग फंक्शंस और इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज की जा रही है। अब फंक्शन और इवेंट्स क्यों ऑर्गेनाइज करनी है? देखिए ऐसा नहीं है कि 50 सेवक चले और इन लोगों ने जाके इतने किलोमीटर की यात्रा कवर कर ली, इस तरफ इतने किलोमीटर की यात्रा कवर कर ली और इतने गाँव निकाल दिए। लोग इनसे जुड़े इसलिए वहां पे वो पब्लिक फंक्शंस भी किए जा रहे हैं, इवेंट्स भी किए जा रही हैं, सब कुछ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और ताकि लोग इनसे इस कैंपेन से जुड़ें और लोगों को ये अवेयर करा सकें कि हमें नर्मदा नदी को संरक्षित करना है, प्रदूषण नहीं फैलाना है। तो इसलिए ये सब भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन है, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन है, और जो स्पिरिचुअल लीडर हैं आपके दलाई लामा, ये भी इस कैंपेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां से इतने सारे आपके पॉइंट्स बनेंगे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंसेस इंडेफिनिट बैन ऑन सैंड माइनिंग इन नर्मदा रिवर। देखिए जो नर्मदा नदी में जो रेत खनन हो रहा था, काफी दिनों से ये चल रहा था, रेत खनन पे पूरे तरीके से अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी गई है। अब ये नर्मदा के आसपास जो रेत का खनन हो रहा था, इससे देखिए नदी के संरक्षण नहीं हो पाता है। अगर आप उसके आसपास की जमीन निकाल ले जाओगे तो नदी भी जल्दी ही नष्ट हो जाएगी। उसके आसपास की जो रेत है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और तो इस पे पूरे तरीके से जो सैंड माइनिंग है, रेत खनन है नर्मदा नदी के ऊपर, मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी तरीके से इंडेफिनिट बैन लगा दिया, मतलब अनिश्चितकालीन बैन इसके ऊपर लगा दिया गया। अब वहां से कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, अब एक क्राइम बन चुका है। देखिए जो नर्मदा नदी है 18 जिलों से निकलती है मध्य प्रदेश में, तो इन 18 जिलों में ही ये बैन लगा दिया गया। इसके अलावा
जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने एक पूरा कंप्लीटली बैन लगाया यूज ऑफ ऑल काइंड ऑफ मशीन्स। जो भी मशीन्स यूज हो रही हैं माइनिंग के लिए उनके ऊपर भी पूरे तरीके से बैन लगा दिया गया है। और ये इसके अलावा फ्रॉम द रिमेनिंग रिवर्स इन द स्टेट, इनके ऊपर भी ये काम चल रहा है और इनके ऊपर भी, मतलब ये मशीन का जो बैन लगा है तो सारी नदियों के ऊपर लगा दिया गया है, लेकिन बहुत जल्द ही और नदियों को भी संरक्षित करने के लिए आगे मध्य प्रदेश सरकार का प्लान होगा। नेक्स्ट है एमपी फर्स्ट टू स्विच टू जनवरी दिसंबर फिस्कल ईयर। अब देखिए जो फिस्कल ईयर होता है तो अभी तक, जैसे फिस्कल ईयर मतलब क्या होता है कि जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बजट आता है, तो आपका बजट कब आता है? बजट आता है आपका, हम बोलते हैं ना कि मार्च का जो महीना होता है वो बजट का महीना होता है। तो अगला जो फाइनेंशियल ईयर होता है जिसको हम बोलते हैं फिस्कल ईयर, वो 1 अप्रैल से टोटल चलता है 31 मार्च तक। ये एक फिस्कल ईयर होता है, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, मतलब अगला जो वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से होता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इसको स्विच कर दिया है। अब ये स्विच करने के क्या रीजन है, क्या स्विच किया है, मतलब किस महीने में स्विच किया, ये सब चीजें हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए मध्य प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट, देखिए फर्स्ट यहाँ पे आ गया, मतलब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो टू स्विच टू द जनवरी दिसंबर फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग अप्रैल मार्च साइकिल। अभी देखो चल रहा है अप्रैल से मार्च तक, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है, जनवरी से लेके दिसंबर, मतलब अब जो फाइनेंशियल ईयर चलेगा वो जनवरी से लेके दिसंबर तक चलेगा। और ये जो स्टार्ट हुआ था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 1867 में। हालांकि उसके बाद एक बार और एक चेंज हुआ था, मुझे पूरे तरीके से महीना याद नहीं है कि कब से कब उन्होंने किया था, लेकिन एक बार और चेंज हो चुका था ब्रिटिश गवर्नमेंट, शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन में ये चेंज हुआ एक बार, वो इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट इतना। तो 1867 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज को अडॉप्ट किया था अप्रैल से मार्च के फाइनेंशियल ईयर को। और ये जो पूरा काम किया है इसका जो श्रेय जाता है वो शिवराज सिंह चौहान को जाता है, और इन्होंने ही ये, मतलब इसको शिफ्ट करने का डिसीजन लिया है। और इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इनको काफी जो लॉज कानून जो बनाए हुए हैं, जो नियम बनाए हुए हैं, उनमें चेंज करना पड़ेगा। जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के नियम हैं सब में अब चेंज उनको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो चल रहा था वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के हिसाब से सारी चीजें चल रही थी, लेकिन अब सब चेंज हो गई। तो सेंट्रल को भी चेंज करना पड़ेगा और स्टेट को तो चेंज करना ही पड़ेगा। अब वो कौन कौन से रूल्स हैं, एक्ट्स हैं जिनमें चेंज करना पड़ेगा, तो वो है आपके, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990 इसको चेंज करना पड़ेगा। जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2005 इसको चेंज करना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट 2013 इसको चेंज करना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके बाद देखिए अरविंद पनगड़िया जो हैं, जो हमारा नीति आयोग अभी बना था, तो नीति आयोग के डेप्यूटी चेयरमैन ये हैं, उपाध्यक्ष ये हैं, और ये पॉलिसी कमीशन भी इसको बोलते हैं। पहले ये पॉलिसी कमीशन था, अब हालांकि पॉलिसी कमीशन नहीं, योजना आयोग पहले हुआ करता था, वो योजना आयोग बन गया है नीति आयोग, NITI, नीति आयोग। तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया जी हैं, और इन्होंने ये चीज बताई है कि अगर फाइनेंशियल ईयर जो आपका है वो जनवरी से स्टार्ट होता है, कमेंसेस फ्रॉम जनवरी, मतलब जनवरी से दिसंबर तक होता है, तो वर्क विल बी 4 मंथ्स मोर, जो भी वर्क है वो 4 महीने और ज्यादा होगा। और इससे क्या होगा, 4 महीने अगर काम ज्यादा होगा तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा देश का। तो ये चीज है आपकी। इसके अलावा दिस विल ग्रेटली बेनिफिट द फार्मर्स एंड अदर सेक्शन ऑफ द कंट्री। देखिए फार्मर्स को तो फायदा सबसे ज्यादा होने वाला है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में चेंज होने के बाद एक तो चीज ये है, देखिए फार्मर्स वर्क एंड अप बाय द दिसंबर, इनका जो काम होता है वो दिसंबर में खत्म हो जाता है, लेकिन वो ड्यू टू फाइनेंशियल ईयर द मनी इज अवेलेबल फ्रॉम द मार्केट टिल मार्च, मतलब जब एक खत्म हो जाता है पूरा फाइनेंशियल ईयर तब पैसा अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर। तो किसान को ये 4 महीने इंतजार करना पड़ता है। अब चूंकि देखिए मध्य प्रदेश में जो ज्यादातर रेवेन्यू है वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है आपका कृषि से। अब कृषि से जनरेट हो रहा है, किसान से जनरेट हो रहा है, तो किसान के लिए तो मध्य प्रदेश सरकार को काम करना ही पड़ेगा। एक फायदा किसानों के लिए सबसे बड़ा होने वाला है। और ऐसा नहीं है, और भी अदर सेक्शंस ऑफ द कंट्री हैं उनको भी इस चीज से भी फायदा मिलने वाला है। और इसका सबसे बड़ा जो फायदा होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के बाद जो योजनाएं आती हैं, जो स्कीम्स आती हैं, उनमें अब 4 महीने का टाइम ज्यादा मिलने वाला है किसी भी योजना को इंप्लीमेंट करने में, उसके ऊपर काम करने में। तो ये इन सब चीजों के फायदे हैं। तो अब यहां से देखिए क्वेश्चन एक तो बनता है किस स्टेट ने अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज किया है, तो वो हो गया एमपी में। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल में ही अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज किया है, तो वो कहाँ किस मंथ से किस मंथ पे चेंज किया है। तो आपका मार्च अप्रैल का जो साइकिल था, ये अप्रैल मार्च का जो साइकिल था, अब ये जनवरी टू
दिसंबर का साइकिल हो गया। तो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है। कौन कौन से एक्ट चेंज होने वाले हैं, तो ये भी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंदौर इज इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी एंड यूपीज गोंडा डर्टीएस्ट। स्वच्छ भारत सर्वे, देखिए स्वच्छ भारत सर्वे आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश के जो प्रमुख दो स्टेट हैं, सॉरी प्रमुख दो शहर हैं, इंदौर और भोपाल, ये टॉप पे आए हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको एक चीज बता दूं, ये स्वच्छ भारत सर्वे जो आया है, इसका ये 3rd एडिशन आया, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका बनेगा, देखिए जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है एम वेंकैया नायडू, तो ये जो एम वेंकैया नायडू हैं, मतलब शहरी विकास मंत्री, इन्होंने इसको रिलीज किया 4 मई को। और जो एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट, कौन सा एडिशन आया, तो 3rd एडिशन आया, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण जो हुआ है उसका 3rd एडिशन आया है। और विच रैंक्ड 434 इंडियन सिटीज, मतलब कितनी सिटीज शामिल हुई है, 434 सिटीज को रैंक मिली है ऑन वेरियस क्लीननेस पैरामीटर्स। कुछ साफ सफाई के जो पैरामीटर्स हैं उन पे ये काम हुआ है। और इसमें इंदौर जो है मध्य प्रदेश का, वो पहले नंबर पे आया है, भोपाल दूसरे नंबर पे आया है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो गोंडा है वो आपका बॉटम में आया है। मतलब इसकी जो यहाँ पे मतलब ये सबसे गंदा है, डर्टीएस्ट प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश और डर्टीएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। और इंदौर इज द मतलब आपकी सबसे साफ सफाई वाली क्लीनेस्ट प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश और क्लीनेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। और अच्छा, अब ये जो डेटा होता है, डेटा कहाँ से आता है कि कौन सा सफाई का सही है या नहीं है, तो ये सब कुछ जो डेटा आता है रैंकिंग के लिए, एक पर्टिकुलर कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इन पैरामीटर्स के हिसाब से उसका सर्वे करा जाता है। और सर्वे का जो डेटा आता है वो डेटा आता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के द्वारा, या जो नगर पालिकाएं हैं, जो नगर निगम है, इनके द्वारा ये सारे डेटा आते हैं। और इसके अलावा इंडिपेंडेंट एक्सेसर्स होते हैं। एक्सेसर्स मतलब होते हैं आपके, एक्सेसर्स मतलब जैसे आपका इनको एक सर्वे करने वाले बोल सकते हैं, या जिसको हम बोल सकते हैं मूल्यांकन करता, मतलब इंडिपेंडेंट मूल्यांकन करता ये होते हैं जो, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इनका जो डेटा होता है। इसके अलावा जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये 421 एसेसर्स इन्होंने मतलब इंडिपेंडेंट एसेसर्स यूज किए हैं फॉर ऑन द स्पॉट असेसमेंट ऑफ 17,500 लोकेशंस इन 434 सिटीज। मतलब 434 सिटी में 17,500 लोकेशंस पे ये पूरा इन पैरामीटर्स को देखा गया है कि साफ सफाई यहाँ पर है या नहीं है। तो कितने 421 एसेसर्स यहाँ पर यूज करे गए थे। तो ये पूरी लिस्ट है जो टॉप 10 में आए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के 2 स्टेट हैं। आपका एक आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम हो गया, आपका आंध्र प्रदेश का एक तिरुपति हो गया जो 9वें नंबर पे है। इसके अलावा सूरत है आपका गुजरात का, बड़ौदा है आपका गुजरात का, तो 2 आंध्र प्रदेश, 2 मध्य प्रदेश, 2 गुजरात। इसके अलावा मैसूर कर्नाटका का है। ये देखिए अभी तक मैसूर जो आ रहा था वो पहले नंबर पे आ रहा था, पहले सर्वेक्षण में और दूसरे सर्वेक्षण में, लेकिन अब ये 5वें नंबर पे पहुंच गया। इसके अलावा तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली भी आपका 6वें नंबर पे आ गया। और आपका जो NDMC है न्यू दिल्ली का, वो आ गया है आपका, मतलब ये एक तरीके से न्यू दिल्ली ही है आपका, तो ये न्यू दिल्ली भी आपका आ गया है 7वें नंबर पे। और महाराष्ट्र का जो नवी मुंबई है वो है आपका 8वें नंबर पे साफ सफाई के मामले की। टोटल टॉप 10 क्लीनेस्ट सिटी है। और अब हम बात करते हैं बॉटम 10 सिटीज। तो बॉटम 10 सिटीज में हम यहाँ से बात करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप देख लीजिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश 1, उत्तर प्रदेश 2, 3, 4 और 5, मतलब टॉप जो मतलब टॉप बॉटम की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। टॉप बॉटम में उत्तर प्रदेश के 10 में से कितने सिटीज हैं, 5 सिटी हैं। मतलब तब सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कितना गंदा यहाँ पे उन लोगों ने बना रखा है। तो 434वीं रैंक पे आपका गोंडा है जो सबसे लास्ट रैंक है। यहाँ पे 425 पे आपका ये खुर्जा, शाहजहानपुर, एबोहर पंजाब का, मुक्तसर पंजाब का, बहरेच उत्तर प्रदेश का, कटिहार बिहार का, हरदोई उत्तर प्रदेश का, बगहा बिहार का और भुसावल महाराष्ट्र का। तो सबसे नीचे है आपका उत्तर प्रदेश। हालांकि ये पूरी लिस्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो डेटा मैंने आपको है कि 10 में से 5 आपके उत्तर प्रदेश के हैं, और ये 5 अगर उत्तर प्रदेश के आप याद कर पाए तो वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। अगर पूरा याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पूरा याद नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये टॉप 10 वाली सिटीज में मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। कुछ हाईलाइट्स हैं स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2017 की। मैसूर जो था आपका
which was holding the top spot since past 2 surveys slipped to number 5 position this time। मतलब पहले नंबर पे, पहले सर्वेक्षण में पहले पे आया, दूसरे सर्वेक्षण में पहले पे आया, लेकिन अब ये पहुंच गया आपका टॉप मतलब 5वें में। और 50 आउट ऑफ 62 सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब 62 सिटी में उत्तर प्रदेश की ये सर्वेक्षण किया गया, जिसमें से 50 300 के नीचे हैं। 5 आउट ऑफ 10 बॉटम सिटीज आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो वाराणसी है आपका, वाराणसी मतलब ये है आपका प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ की है, और ये हैज रजिस्टर्ड अ मेट्रिक राइज। मेट्रिक मतलब एकदम से हाई होना इस चीज की, इसकी रैंकिंग काफी हाई पहुंच गई, क्योंकि ये 2014 में इसकी जो रैंक थी वो 418 थी, फिर 2016 में जब ये हुआ तो इसकी 65वीं रैंक आ गई, और 2017 में ये 32वीं रैंक पे पहुंच गया। मतलब यहाँ पे साफ सफाई के मामले में काफी ध्यान चीजों का रखा जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, सिटीज ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़ हैव बीन बेस्ट परफॉर्मर्स इन टर्म्स ऑफ इंप्रूवमेंट्स इन रैंकिंग। झारखंड के जो शहर हैं और छत्तीसगढ़ के जो शहर हैं वहां पे रैंकिंग में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, मतलब दे आर द बेस्ट परफॉर्मर्स इन द टर्म्स ऑफ इंप्रूवमेंट इन रैंकिंग। नेक्स्ट हमारा, वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2017, मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में वेस्ट बंगाल ने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसकी कोई रैंकिंग भी नहीं आई। तो ये था आपका स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2017 का। नेक्स्ट हमारा IIT खड़गपुर साइंस MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद मध्य प्रदेश फॉर मेजरिंग हैप्पीनेस इंडेक्स। अब देखिए हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है आपका मध्य प्रदेश में, अभी मैंने करंट अफेयर में बताया था कि मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा स्टेट है जिसने एक हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया है, जिसको राज्य आनंदम संस्थान के नाम से जाना जाता है। तो ये पहले नंबर पे ये बनाया गया है। तो इसमें अब लोग खुश हैं या नहीं हैं, तो खुशहाली कैसे हमें बताएंगे, तो उसका एक इंडेक्स तैयार किया जाना है। तो इंडेक्स तैयार कराने के लिए IIT खड़गपुर से मध्य प्रदेश सरकार का MOU साइन हुआ है, मतलब एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इससे साइन हुआ है। तो अब IIT खड़गपुर का जो रेखी सेंटर है, REKHI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, रेखी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो फॉर द साइंस ऑफ हैप्पीनेस हैज साइंड, मतलब ये साइंस डिपार्टमेंट का है, रेखी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द साइंस और साइंस ऑफ हैप्पीनेस हैज साइंड अ MOU विद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, राज्य आनंदम संस्थान, इट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस। की नोट्स हम कुछ बात करते हैं, कुछ प्रमुख तथ्य जो हैं कि जो MOU हैज बीन साइंड टू कोलैबोरेट ऑन द डिपार्टमेंट और on the development of the happiness index for measuring the well-being of the resident of the state, मतलब स्टेट में जो लोग रह रहे हैं वो खुश हैं या नहीं हैं, उसके लिए एक हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार किया जाएगा जो IIT खड़गपुर का रेखी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करेगा। इसके अलावा जो हैप्पीनेस इंडेक्स वुड बी डेवलप्ड बाय IIT खड़गपुर एंड द डेटा कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी डेटा होगा इसका वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगी। तो ये भी आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका एक्स मध्य प्रदेश मिनिस्टर प्रताप सिंह बघेल पास्ट अवे। देखिए प्रताप सिंह बघेल काफी टाइम तक ये मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे और काफी फेमस ये थे और कांग्रेस के लीडर थे। 70 साल की एज में इनकी मृत्यु हो गई और मध्य प्रदेश के मिनिस्टर ये रहे और ही वॉज ऑल्सो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम धार इन 1985 में रहे हैं। और प्रताप सिंह हैज सर्व्ड एज मिनिस्टर इन MP ट्वाइस, 2 बार मंत्री रहे हैं और MLA फ्रॉम कुक्षी इन 1972, 1977 एंड 1980। हालांकि ये इतनी सब चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, ये पूछा जा सकता है कि ये अभी हाल में ही किसकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट है एनवायरमेंट मिनिस्टर अनिल माधव दवे पासेस अवे। ये जो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर अनिल माधव दवे एक्चुअली मध्य प्रदेश के ही मतलब रहने वाले हैं। ये अभी एक्सपायर हो गए हैं, पास्ट अवे एट 60, मतलब 60 साल की एज में ये पास्ट अवे मतलब एक्सपायर हो गए। एंड बरना नगर जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे ये इनका जन्म हुआ था और अगस्त 2009 में राज्यसभा के लिए भी इलेक्टेड हुए थे, मतलब राज्यसभा में ये पहुंचे थे और ये मिनिस्टर भी रहे हैं जो अपना इंडिपेंडेंट चार्ज का जो मिनिस्टर होते हैं एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए, ये भी रह चुके हैं और यूनियन मिनिस्टर रहे हैं मतलब। और ये टुक चार्ज एज यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन जुलाई 2016। जुलाई 2016 में इन्होंने ये चार्ज लिया था। तो अभी अकस्मात इनकी मृत्यु हो गई, तो ये 60 साल के
थे। तो यहाँ पे खैर इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा चार्ज इनके पास था और कहाँ इनका जन्म हुआ था, कहाँ के रहने वाले थे। और अभी ये भी इस तरीके से दूसरा टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अनिल माधव दवे हैं उनका संबंध किस राज्य से था, या मध्य प्रदेश के कौन से मिनिस्टर की भी हाल में ही मृत्यु हुई है। इस तरीके से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये आपका पूरा मई माह का करंट अफेयर हो गया है। जून के 1-2 पॉइंट्स हैं मेरे पास। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ऑटोमेटिक रोबोट यूज करने लगी है इंदौर में, जो ट्रैफिक के लिए यूज किया जाएगा। तो इंदौर सिटी है जिसमें ये सबसे पहले लॉन्च हुआ है। हालांकि इसका हम जून में कवर करेंगे, ये एक पॉइंट मेरे पास एक्स्ट्रा में था तो मैंने सोचा मैं आपको इसको बता दूं। तो इंदौर सिटी है जहां पे ऑटोमेटिक रोबोट्स अब ट्रैफिक पुलिस की जगह पर काम करेंगे, जो ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों ये पूरा था आपका मई माह का करंट अफेयर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लिंक पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे कर सकते हैं। इस फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हैं। इस पे हालांकि भी मैं बहुत ज़्यादा शेयरिंग कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ज़्यादातर मेरे पास अभी टाइम नहीं है। ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर जो है आपका, वो करंट अफेयर आपको यहाँ पर अभी मैं सिर्फ पोस्ट कर पा रहा हूँ, ज़्यादा अभी नहीं कर पा रहा हूँ। और स्टडी नोट्स वगैरह हैं वो सारे में, जो PDF फाइल्स मेरे पास जो अवेलेबल होती हैं वो सब मैं इस चैनल के ऊपर शेयर करता हूँ। आप इस लिंक पे जाके इस चैनल तक पहुँच सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका, आप प्ले स्टोर में जाएं, प्ले स्टोर में जाके आप टेलीग्राम इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें और वहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है, उसमें सर्च करें @NS एजुकेशन, तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। बाकी ये सारी जो लिंक्स हैं वो मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी दी हैं। आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में कई बार आपको चैनल पे कई लोग हैं जिनको चैनल पे सर्च करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं हर एक वीडियो में आपको प्लेलिस्ट वगैरह की लिंक मिल जाती है। बाकी मैं एक वीडियो भी इसका बनाऊंगा कि आप वीडियोज या प्लेलिस्ट कैसे सर्च करें, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ये पूरा था आपका करंट अफेयर का मई माह का। धन्यवाद। We'll be right back.